बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेशन, साथ में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड क्राइटेरिया। ये तीनों चैप्टर्स बेसिकली ऐसे चैप्टर्स हैं कि ये आपके 10 मार्क्स तक कवर कर सकते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन इनमें से पूछे। डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोगों ने ना जस्ट एक फार्मूला डिसाइड करना होगा कि इसमें से फार्मूला कौन सा अप्लाई, उसमें जाके वैल्यूज पुट करें और आपके सामने आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा मसला स्टूडेंट्स को होता है फार्मूलाज का। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फार्मूलाज ना अच्छे तरीके से समझ आ जाए, कि इस फार्मूले को ना आपको रट्टा ना लगाना पड़े और एक कॉन्सेप्ट के जरिए आपके सारे फार्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप लोगों ने इन तीनों चैप्टर्स की थ्योरी को अपनी बुक में से जरूर पढ़ना है। कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो मेरे अपने नोट्स में से भी कवर हो जाए, लेकिन आपने फिर भी अपनी बुक की रीडिंग जरूर करके जानी है। बिफोर एग्जाम्स अपनी स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग आपने हर हाल में करके जानी है। अच्छा, और एक एक्टिव रीडिंग करनी है, मतलब आपको पता हो कि आप लोगों ने उसमें क्या कुछ पढ़ा है। अब अगर मैं चैप्टर नंबर 13 में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो बेटा सबसे पहले वो डिफाइन करते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क क्या होता है। तो पॉपुलेशन इन एग्रीगेट ऑल यूनिट्स पॉपुलेशन बन जाती हैं अगर उनमें से किसी को कुछ हम लोग आइटम्स को सिलेक्ट कर लें, तो वो हमारे पास बन जाता है उसका सैंपल। सैंपल हमेशा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन हुआ करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन की टाइप्स होती हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अगर पॉपुलेशन के नंबर ऑफ यूनिट्स को काउंट कर सकते हो तो फाइनाइट पॉपुलेशन, और अगर उसको काउंट ना कर सकते हो तो फिर इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब देखें, हमें हर हाल में अपनी पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स ड्रॉ करने होते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। लेकिन अगर फाइनाइट पॉपुलेशन है, मुश्किल काम जरूर हो सकता है, लेकिन हम 100% पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, इवन कि अगर 100 स्टूडेंट्स भी होना तो मैं उनके मार्क्स कैलकुलेट करके उनकी एवरेज फाइंड कर सकता हूँ। एम आई राइट? लेकिन अगर पॉपुलेशन ही इनफाइनाइट है, क्या हम उसको स्टडी ना करें क्योंकि इनफाइनाइट है? तो उसके लिए द वन एंड ओनली मेथड कि हम उसकी सैंपलिंग करेंगे, उसमें से सैंपल ड्रॉ करेंगे। जो प्रॉपर्टीज हमें उसके सैंपल में दिखाई देती हैं, वही प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई कर दिया करते हैं उसकी पॉपुलेशन के ऊपर। जैसे कि समंदर का पानी, तो क्या हमें नहीं पता कि समंदर का पानी कैसा है, और क्या उसके लिए पूरा समंदर हमें पी लेना चाहिए? इनफाइनाइट पॉपुलेशन है हमारे पास, लेकिन हमें उसकी तमाम तर जो जो केमिकल्स वगैरह उसमें शामिल हैं, जो जो मिनरल्स शामिल हैं, जो जो चीजें शामिल, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। इसी तरह स्टार्स का इल्म, आसमान पर सितारों की तादाद, ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। लेकिन इंसान उसके बारे में भी इल्म रखता है कि कैसा है। लेकिन अगर इसी तरह से बेटा जब भी आप पॉपुलेशन या सैंपल्स को स्टडी करते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती हैं। जैसे कि मेरी क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स, और उस मेरी क्लास में मौजूद जो मैंने 10 स्टूडेंट्स का एक सैंपल लिया, उस 10 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स अब हैं तो बजाय दोनों ही एवरेज मार्क्स। तो हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करें? हम लोग कहते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल, तो वो स्टैटिस्टिक बन जाती है। और अगर उसमें पॉपुलेशन की बात करें कि अगर कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि हम लोगों ने पॉपुलेशन से ड्राइव की है, तो उसे हम लोग कहते रहते हैं पैरामीटर। तो दोनों में सिर्फ ये फर्क होता है कि अगर पॉपुलेशन की बात करेगा तो पैरामीटर, सैंपल की बात करेगा तो स्टैटिस्टिक बन जाता है। स्टैटिस्टिक्स नहीं, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके एंड पे मतलब एस नहीं लगाना पड़ता। अब इसी तरह से अगर हम लोग एवरेज वैल्यू की बात कर रहे होते हैं, तो बेटा मीन को हम लोग डिनोट क्या करते हैं? एक्स बार से, लेकिन ये सैंपल का मीन होता है। जब पॉपुलेशन के मीन को डिनोट करना होता है तो हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। अब ये चीजें हमें बता देती हैं कि दोनों हैं मीन ही, लेकिन अगर एक्स बार के साथ होगा तो ये सैंपल का मीन होगा, और अगर ये म्यू के साथ होगा तो फिर ये हमारे पास पॉपुलेशन का मीन होगा और पैरामीटर। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन,
एस से डिनोट करेंगे तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर सिग्मा से हम लोग डिनोट करेंगे तो फिर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पैरामीटर बन जाएगा ये हमारे पास। वेरिएंस एस का स्क्वायर है तो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब सैंपल का वेरिएंस स्टैटिस्टिक बन जाएगा, और अगर सिग्मा स्क्वायर करते हो तो ये हमारे पास पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन का वेरिएंस। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। उसके बाद बेटा हमारे पास जब भी हम लोग सैंपलिंग करते हैं तो उसमें ना एरर के चांसेस पाए जाते हैं। जब हम लोग पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं ना तो फिर चांसेस ऑफ एरर नहीं होते, मतलब अपने से मिस्टेक हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज हम लोग एक्यूरेसी पे मौजूद होते हैं, उस पर सर्टेनिटी पाई जाती है। लेकिन जब हम लोग सैंपल्स पे जाते रहते हैं ना अब चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं, और जितना सैंपल कम होगा चांसेस ऑफ एरर उतने ज्यादा होते हैं। मतलब एरर को अगर आपने रिड्यूस करना हो तो आपको सैंपल साइज इंक्रीज कर लेना चाहिए। अगर जितना बड़ा सैंपल लेंगे उतने चांसेस ऑफ एरर कम होते जाएंगे। तो बेटा सैंपल साइज और एरर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, ये बात याद रखिएगा, ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो अगर सैंपल साइज इंक्रीज किया जाए तो चांसेस ऑफ एरर रिड्यूस हो जाते हैं, एलिमिनेट नहीं होते, दोनों में फर्क है। एलिमिनेशन उस टाइम पर होगी जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करोगे। सैंपल्स की सिचुएशन है मतलब 100 स्टूडेंट्स उसमें से 99 में ले रहे हो ना तो सैंपल है, हो सकता है वो 100 स्टूडेंट्स शामिल करो और वैल्यूज में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो इस वजह से रिड्यूस किया जा सकता है एरर को, लेकिन एलिमिनेट नहीं। एलिमिनेट सिर्फ उस सूरत में होता है जब आप सैंपलिंग ना करें। क्लियर? तो अगर सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे तो एरर रिड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास दो किस्म के एरर हो सकते हैं, सैंपलिंग एरर्स एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स। सैंपलिंग एरर्स क्या है कि मैंने जब पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ यूनिट सेलेक्ट करने लगा, जब सैंपल ड्रॉ करने लगा तो सैंपल गलत ड्रॉ कर दिया, तो सैंपलिंग एरर। और दूसरा क्या कि मैंने सैंपल बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया लेकिन जब मैं उसको कैलकुलेट करने लगा तो मुझसे अरिथमेटिकल एरर्स हो गए, मतलब ह्यूमन बीइंग्स कोई एरर, उसको नॉन सैंपलिंग एरर कहा जाता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर सैंपलिंग बेटा आपके पास विद रिप्लेसमेंट हो सकती है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रेपिटेशन अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड। हम लोग एक मरतबा सैंपल ड्रॉ किया, एक स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट कर दिया, क्या दूसरी मरतबा यही स्टूडेंट दोबारा सिलेक्ट हो सकता है? अगर आंसर है यस तो फिर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, और आंसर है नहीं दूसरी मरतबा कोई और स्टूडेंट आए तो फिर सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब बेटा सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट के साथ आपके पास हमेशा टोटल इक्वल रहता है। मतलब हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया और वो मेरे पास आ गया किंग डायमंड का। क्लियर? अब अगर मैं उसको साइड पे रख दूं, क्या मेरे पास 52 कार्ड्स हैं? अब जब मैंने उसको साइड पे रख दिया, क्या अब सिलेक्शन करने जाऊं, क्या वो वाला कार्ड वापसी आएगा? ये रेपिटेशन नॉट अलाउड है। अब 51 में से सिलेक्शन है। फिर मैंने एक और कार्ड ड्रॉ किया, मेरे पास वो आ गई क्वीन स्पेड की, मैंने उसको देखा क्वीन है स्पेड की, मैंने साइड पे रख दिया। अब मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, सॉरी 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट हो गए, 50 कार्ड्स हैं मेरे पास। अब क्या वो 2 कार्ड वापसी आएंगे? नहीं, उनके आने के कोई चांस ही नहीं है। तो ये है रेपिटेशन नॉट अलाउड, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर? और विद रिप्लेसमेंट, भाई मैंने एक कार्ड सिलेक्ट किया, किंग कार्ड डायमंड था, मैंने नोट किया, मैंने दोबारा उसको पॉपुलेशन का पार्ट बना दिया और फिर मैंने शफल किया कार्ड, दोबारा सिलेक्शन करने लगा। कितने में से सिलेक्शन करूंगा? दोबारा से 52 से। और अब चांसेस है ना कि दोबारा से वो कार्ड आ सकता है क्योंकि वो पॉपुलेशन का पार्ट बना हुआ है। तो इसे कहा जाता है रेपिटेशन अलाउड सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बेटा जैसे डाइस के ऊपर
मैंने डाइस को रोल किया, 6 आ गया, जब दोबारा डाइस को रोल करूंगा क्या 6 नहीं आ सकता? आ सकता है। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, रेपिटेशन अलाउड। गॉट इट? आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। बेटा नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पास। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि भाई सैंपलिंग किस तरह से कर, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो पॉपुलेशन साइज, कैपिटल एन से मुराद है पॉपुलेशन साइज, और रेज्ड टू पावर सैंपल साइज, कैपिटल एन रेज्ड टू पावर स्मॉल एन, स्मॉल एन से मुराद होता है सैंपल साइज। क्लियर? अगर आप ये कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स आ जाएंगे व्हेन सैंपलिंग इज विद रिप्लेसमेंट। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो आपने कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देना है, NCN, जैसे NCX करते थे तो वो आपने अप्लाई कर देना है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आ जाएंगे। इसी बाद बेटा आपको टाइप्स ऑफ सैंपलिंग का पता होना चाहिए, और ये सारी टाइप्स आप लोगों ने अपनी बुक में से एक मरतबा रीड कर लेनी है। फिर हमारे पास आता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। इससे रेलेवेंट भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसको समझने के लिए ये जो कुछ आपको ये सामने टेबल नजर आ रहा है ना, अगर ये टेबल आपको समझ आ गया ना तो मतलब ये पूरा चैप्टर हो गया आप लोगों का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रेलेवेंट। अब क्या है कि भाई आप सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। आपको एक पॉपुलेशन साइज दे दिया जाता है, पॉपुलेशन की वैल्यूज दे दी जाती हैं, और आपसे कहा जाता है कि फाइंड मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। अब इसको बेसिकली किस तरह डिनोट किया जाता है? म्यू एक्स बार, म्यू एक्स बार। म्यू से मुराद है मीन ऑफ किसका? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, और सैंपल मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। क्लियर? तो इसलिए इसको इकट्ठा लिख दिया जाता है, और इसके लिए हमेशा याद रखिएगा मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन always equal to population mean, either sampling is with replacement or without replacement। जो आपके पॉपुलेशन का मीन है ना वो ही म्यू एक्स बार। ये बात क्लियर हो गई फर्स्ट वाली लाइन। फिर दूसरा हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड है, अब इसको किस तरह से वैसे डिनोट किया जाएगा? सिग्मा एक्स बार डिनोट इस तरह किया जाता है। पढ़ा किस तरह जाता है? इससे रेलेवेंट क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। पढ़ा किस तरह जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ऊपर वाली सारी हेडिंग, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। मीन है तो मीन ऑफ ऊपर वाली सारी है। क्लियर? और इसको डिनोट करेंगे सिग्मा एक्स बार। अब ये हमारे पास क्या होता रहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। ये आपके पास क्या बन जाएगा? सिग्मा एक्स बार। ओके, और ये कब? जब सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, उस टाइम पे। तो बेटा वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो बेटा इसका स्क्वायर ले लो। तो देखो जब इसका स्क्वायर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये बन जाएगा वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? मतलब अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को सिर्फ याद रख लें तो वेरिएंस तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्या आपने उसका स्क्वायर ले लेना है तो आपके पास वेरिएंस। मीन हमेशा पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। जहां तक बात आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दो अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज, तो आपके पास उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई मुश्किल बात? जब हम लोग जाते हैं ना सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो सेम यही फार्मूला अप्लाई हो जाता है, एंड मल्टीप्लाइड बाय FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। इस फैक्टर का नाम है FPC। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला विद रिप्लेसमेंट में यूज किया था वही फार्मूला ही विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाता है FPC के साथ। तो ये नाम आपने जरूर याद रखना है, फाइनाइट
पॉपुलेशन करेक्शन, और ये क्या है, अंडर रूट ऑफ पॉपुलेशन साइज माइनस सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज माइनस 1, इसको कहा जाता है एफपीसी। इसके साथ तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वेरी। तो बेटा इसका स्क्वायर लेने से इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर आ जाएगा और स्मॉल एन का भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर, इस टेबल में कोई इशू। अब एक तो भाई इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, और इस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन को हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, जिसका क्वेश्चन हर हाल में आता है। हम इसको, इसका दूसरा नेम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो भाई स्टैंडर्ड एरर विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर विद रिप्लेसमेंट सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये बड़ा मशहूर फार्मूला है और ये अब आपकी जान नहीं छोड़ने वाला है इन चैप्टर में। सिग्मा ओवर अंडर रूट ऑफ एन, ये आपने यूज कर लेना है, और आपसे स्टैंडर्ड एरर का क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। तो यहां पर ये देखिए स्टैंडर्ड एरर SE इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार। तो मुझे ये फार्मूला अब लिखने की जरूरत नहीं है भाई, विद रिप्लेसमेंट होगा तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला ये, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो ये फार्मूला है इसका। लेकिन साथ ही मैंने लिख दिया यहां पर कि भाई स्टैंडर्ड एरर विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये इसमें से ये बड़ा काम का MCQs है आपके पास। FPC, एक तो इसका नाम, दूसरा खुद वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज FPC, तो वो फार्मूलाज दे देता है, कभी -1 ऊपर कर देता है, स्मॉल एन नीचे कर देता है, तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नहीं याद रहती ये चीजें, तो आपने इनको याद रखना है। दूसरा फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन की जगह पे वो लिख देता है फाइनाइट पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूटी। बच्चे को FPC याद होता है, ये नहीं याद होता यार कंप्लीट नेम क्या था, तो फाइनाइट पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूटी कर दूं वो भी तो FPC बन रहा है। इसी पॉपुलेशन की जगह पे कुछ और वर्ड लगा देते हैं जो P से स्टार्ट हो रहा हो। क्लियर, तो आपने याद रखना है इस चीज को। इसके बाद आता है ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें FPC को 1 कंसीडर किया जाए, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें FPC की वैल्यू 1 होती है। बेटा 3 सिचुएशन हैं जो आपने याद रखी। सबसे पहली सिचुएशन जब सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो, देखें दोनों में डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, इस फैक्टर का। ऐसा ही है ना भाई, अगर मैं यहां पर इस पूरे फैक्टर को 1 कर दूं, क्या फार्मूले में कोई फर्क है? ये हम लोग इधर क्यों नहीं लिखते, क्योंकि पूरे फैक्टर की वैल्यू विद रिप्लेसमेंट के अंदर 1 होती है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते होते। मतलब यहां पर भी FPC आ रहा है ये फैक्टर, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होने की वजह से हम इसको शो नहीं करते। ये बात क्लियर हो गई? आप बताओ। दूसरी बात, आप बताएं FPC फाइंड करने के लिए पॉपुलेशन साइज चाहिए, और अगर पॉपुलेशन साइज ही इनफाइनाइट हो तो क्या आपको n की वैल्यू मिलेगी कहीं से, कैपिटल N की वैल्यू कहीं से मिलेगी? तो जब वैल्यू ही नहीं है तो फिर हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। when population is infinite। और थर्ड कंडीशन, जब आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से बहुत छोटा सा सैंपल ले रहे हैं तब भी आप इसी को 1 कंसीडर करो। मतलब मेरे पास 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैंने उसके बारे में एवरेज मार्क्स बताने, और मैंने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करके उसके मार्क्स पूछे, मैंने कहा पूरी क्लास के यही, तो ये FPC 1 हो जाएगा। तो यहां पर कहा गया कि भाई सैंपल साइज इज स्मॉल से क्या मुराद है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के 5% से बिलो है तो हम उसको स्मॉल सैंपल कंसीडर। ऑल क्लियर? कोई इशू? तो बेटा स्टैंडर्ड एरर से रेलेवेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने एक एग्जांपल इस तरह से सॉल्व की हुई है पॉपुलेशन वगैरह लेकर, इनको आपने सिर्फ एक नजर देख लेना है तो आपसे ये क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाएंगे। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मसला? अच्छा बेटा, अब इससे रेलेवेंट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, ये नोट्स आपके साथ शेयर्ड हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, लेकिन आपसे जो अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करना है वो ये, मैंने आपसे कहा कि स्टैंडर्ड एरर
और सैंपल साइज के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। तो वो चीज मैंने यहाँ पे नोट कर। अब आप लोग खुद उस टाइम पे सोच लीजिएगा कि अगर आपसे कहे कि भाई सैंपल साइज इंक्रीज कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड एरर, सैंपल साइज डिक्रीज कर रहा हूं तो सैंपल साइज स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज कर जाएगा। ये बात क्लियर होगी। आपसे कहता है इफ सैंपल साइज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 80 to 120, मतलब यहां पर कोई सी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देगा और सैंपल साइज को इंक्रीज करेगा, तो कहता है कि बताओ स्टैंडर्ड एरर में कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज है। मतलब सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछ रहा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछ रहा है। यहां पर मसला हो जाता है। हालांकि 80 to 120 मैंने देखा कि भाई सैंपल साइज इंक्रीज तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई डिक्रीज है तो इंक्रीज वाले ई और सी तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। तो मेरे आंसर कौन से हो सकती हैं? बी और डी में से। लेकिन अब आ गई परसेंटेज की बात। अब क्या करना है भाई, परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज बताना है और वैल्यूज तो उसने बताई ही नहीं है। स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। सिग्मा उसने बताया ही नहीं है तो हम लोग 1 सपोज करें, सिग्मा को हम लोग 1 सपोज। तो भाई 1 सपोज करके आपने 80 के मुताबिक स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेना है। 80 सैंपल साइज हो तो क्या स्टैंडर्ड एरर होगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 80। 120 के मुताबिक आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेना है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 120। क्लियर? अब हमने इंक्रीज या डिक्रीज बताना है तो उसका तो सैंपल साइज को देख के पता चल गया कि सैंपल साइज इंक्रीज हो गया है तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज है। परसेंटेज देखनी है तो बेटा आपने इन दोनों का लेना है डिफरेंस। आपने इन दोनों का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 80 और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 120, इन दोनों का लेना है आपने डिफरेंस। ये देखिए ये मैंने लिया हुआ है। लेकिन बेटा वैसे तो किसी को भी पहले बाद में रख लो, फर्क नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है। और आपको पता है कि परसेंटेज नेगेटिव में तो होती ही नहीं है तो वो आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि ग्रेटर वैल्यू पहले रख लें, स्मॉलर वैल्यू बाद में। अब ग्रेटर वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? जिसका सैंपल साइज कम होगा वो ग्रेटर होगी। तो आप 1 अपॉन 180 को पहले माइनस 1 अपॉन 120 को बाद में, डिफरेंस आ जाएगा डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या? बिफोर चेंज सैंपल साइज क्या था उसका स्टैंडर्ड है, आफ्टर चेंज नहीं। देखिए बेटा चेंज 80 पर आया है या 120 पर आया है, तो 80 के मुताबिक चेक करो ना, 1 अपॉन 80। बच्चे को अक्सर यही नहीं पता होता, वो 1 अपॉन 120 करते। तो भाई 120 तो आफ्टर चेंज है तो हमने 80 के ऊपर देखना है कितना इंक्रीज या डिक्रीज है। तो 1 अपॉन 180, तो आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आ गई 18.35। तो किसको टिक कर देंगे? ऑप्शन बी को। क्लियर हो गई है ये बात? ये बात क्लियर? अच्छा, अगर सपोज यहीं पे उलट हो जाए कि सैंपल साइज को डिक्रीज कर रहे हैं 120 से 80, तो अब डिक्रीज किया तो पता चल गया इंक्रीज है, ए और सी में से कोई आंसर बनेगा। अब क्या करेंगे भाई, न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे डिनोमिनेटर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 120 बन जाए, क्योंकि अब चेंज 120 के ऊपर है। क्लियर? इस किस्म का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा एंड आई होप कि अब आप इजीली इसको हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्टार्ट हो जाती है एस्टिमेशन इसी चैप्टर में। चैप्टर नंबर 13 का सेकंड पार्ट है एस्टिमेशन। फर्स्ट पार्ट है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड पार्ट में आ जाता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब होता है अंदाजा लगाना, लेकिन किसको बेस बनाकर? सैंपल के रिजल्ट्स को बेस बनाकर एस्टिमेशन कर। हम लोग 100 स्टूडेंट्स, मुझसे कहा गया अपनी क्लास की एवरेज मार्क्स बताएं। मैं आया, टेस्ट हो चुका था, बच्चों को रिटर्न हो गया, हर किसी के पास उनके मार्क्स थे। लेकिन आप सोचें कि अगर सपोज कि मेरा आधा मिनट भी लगे हर बच्चे से मार्क्स पूछने में, डिटेल्स लेने में, 100 तक पहुंचो तो 50 मिनट्स तो मेरे गए, लेक्चर एंड हो गया। मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लास में से ना रैंडम सैंपलिंग की, उसमें से मैंने अपने 20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उनसे उनके रिजल्ट्स पूछे, उनकी एवरेज फाइंड कर और उनकी एवरेज आ गई 60।
60% मार्क्स ऑन एवरेज। अब बेसिकली ये सैंपल का रिजल्ट था, ये मेरे पास स्टैटिस्टिक था। जब मैं ऑफिस में जाके बताऊंगा, मैं उनसे क्या कहूंगा कि जनाब आपने मुझसे पूरी क्लास के पूछे थे लेकिन मैं 20 के कैलकुलेट करके लाया। क्या कहूंगा उन्हें? मैं उनसे कहूंगा मेरी क्लास के एवरेज मार्क्स 60% हैं। ये बात समझ आई? लेकिन मुझे बताओ, क्या मेरे अपने दिल में, क्या मैं कॉन्फिडेंस के साथ जाके बता रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैंने सैम्पलिंग की हुई है। मुझे पता है कि यार इसमें चांसेस ऑफ एरर हैं, ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन उन्हें हमेशा पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स जब भी कंक्लूजन ड्रॉ करती है, हमेशा पॉपुलेशन के बाद, सैंपल के बारे में कभी भी कंक्लूजन नहीं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ डील नहीं करती, हमेशा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ डील किया जाता है स्टैटिस्टिक्स। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब नेक्स्ट, अगर, अब ये है मेरा भाई अंदाजा, एस्टिमेशन, अगर जो सैंपल के रिजल्ट्स आए सेम वही रिजल्ट जाकर मैं पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दूं विदाउट एनी चेंज, इसे कहा जाता है पॉइंट एस्टिमेशन। इसे कहा जाता है पॉइंट एस्टिमेशन। क्या है? जो सैंपल का रिजल्ट है ना, सेम वही रिजल्ट पॉपुलेशन का है। मेरे सैंपल के रिजल्ट आए थे 60% ऑन एवरेज मार्क। मैंने कहा कि मेरी क्लास के मार्क्स 60% हैं ऑन एवरेज। ये पॉइंट एस्टिमेशन, और ये उस टाइम पर होती है जब आपको अपने आप पे 100% कॉन्फिडेंस, ये उस टाइम पे किया जाता है। लेकिन आप ये देखें, सपोज अगले दिन उनके पास टेस्ट की रिपोर्ट्स गई, उन्होंने कैलकुलेट किए और एवरेज मार्क्स बन गए 55। मुझसे पूछ नहीं होगी कि भाई आपने झूठ क्यों बोला है, आपने अपने रिजल्ट को बढ़ाकर बता दिया हमें, जबकि आपके क्लास के मार्क्स तो 55% थे। ऐसा ही है ना? मैं फंस गया पॉइंट एस्टिमेशन में। अब क्या है मेरे पास हल? करूंगा मैं सैंपलिंग, लेकिन मैं सेम रिजल्ट नहीं जाके बताऊंगा। मैं जो सैंपल का रिजल्ट होगा ना, अब मैं अपने आप को जरा सिक्योर एंड पे लेके जाऊंगा, मैं मार्जिन छोड़ूंगा। सैंपल का रिजल्ट आ गया 60%, मैं उन्हें 60 नहीं बताऊंगा, मैं जाकर उन्हें बताऊंगा कि मेरी क्लास के मार्क्स 58 से लेके 62% के दरमियान क्या 58 से 62%। सैंपल के रिजल्ट से जितना पहले उतना ही सैंपल के रिजल्ट के बाद बताना है। मतलब सैंपल का रिजल्ट एवरेज पे होना चाहिए, दरमियान में होना चाहिए। अब 2 मैं कम करके बता रहा हूं ना 58, वहां से 2 बढ़ा के बताऊंगा 62। अब मैंने बता दिया इंटरवल, इसे कहा जाता है इंटरवल एस्टिमेशन। और इंटरवल एस्टिमेशन कभी भी 100% के साथ नहीं होती, मैक्सिमम भी होना, मैक्सिमम भी 99%, और कम से कम भी बताना हो तो 90%। क्लियर? मैं आप बताओगे ना 80%, आपकी बात की फिर मतलब वैल्यू ही नहीं है। मतलब आपको खुद जब अपने आप पे यकीन नहीं है तो दूसरे कहां से करें? क्लियर? मैक्सिमम कॉन्फिडेंस लेवल आपने रखना है 99 और मिनिमम 90% कॉन्फिडेंस लेवल रखना है। अच्छा, ये हमारे यहाँ ऐसा ही हो रहा होता है। हमने कहा यार 90% मुझे कॉन्फिडेंस है या 95% मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी जो क्लास की एवरेज मार्क्स है ना वो 52 से 62 के दरमियान है। अब अगर आ जाए एवरेज इनमें से किसी के दरमियान, सपोज क्या 59 आ गई, क्या मुझसे पूछेंगे? वो कहेंगे यार उसने ठीक कहा था 58 से 62। 61 आ गई, कुछ कहेंगे? जबकि सैंपल 60 पे था। क्लियर? लेकिन अगर 56 आ गई और उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं कहूंगा भाई मैंने कहा नहीं था कि 5% का रिस्क है, मैं अभी भी आजाद हूं। तो भाई मैंने कब कहा था कि 100%? मैंने 95 इसीलिए तो कहा था कि भाई थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है इसमें भी, और बाइज्जत बरी हो गए। हमारी अदालतों में यही कुछ चल रहा होता है ना, तो यही मार्जिन छोड़े जाते हैं। आपने वही काम करना है। तो मोस्टली हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन करते हैं। ये इंटरवल एंड पॉइंट एस्टिमेशन की समझ आ गई है आप लोगों को?
गुड, शाबाश। ये इधर से आप लोगों ने एक मरतबा पढ़ लेना है। तो बेटा इंटरवल एस्टिमेशन में हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल और रिस्क लेवल को देखा जाता है। रिस्क लेवल को हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते रहते हैं। तो इसको सिग्निफिकेंस लेवल को डिनोट किया जाता है अल्फा से, ये याद रखना। सिग्निफिकेंस लेवल या रिस्क लेवल को डिनोट किया जाता है अल्फा से, और कॉन्फिडेंस लेवल को डिनोट किया जाता है 1 माइनस अल्फा से। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे डिनोट किया जाता है? अल्फा, बीटा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा। तो भाई बीटा वगैरह कुछ नहीं है। अल्फा रिस्क लेवल है जिसे सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। मतलब मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी में जैसे 100%, 100% मतलब 1, तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई 1 में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को माइनस कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये वही चीज है कि भाई तुम्हें रिस्क है 5% का, तो मतलब कितना कॉन्फिडेंस है तुम में? 95%। बाकी सारा कॉन्फिडेंस है। कैसे पता चला? 1 माइनस अल्फा। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब आता है बेटा सही एस्टिमेशन का टॉपिक कि भाई एस्टिमेशन किस किस की करनी है। सबसे पहली एस्टिमेशन होती है पॉपुलेशन मीन की। अब बेटा एस्टिमेशन अगर मैंने करनी है पॉपुलेशन मीन की, मेरे पास सैंपल का भी मीन होना चाहिए। भाई मुझसे पूछेंगे अपनी क्लास के एवरेज मार्क्स बताओ, कि स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स बताओ। मैंने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया, हाँ जी कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, अब्बू क्या करते हैं, क्या मुझे एवरेज मार्क्स मिलेंगे? डेटा में रेलेवेंट ले रहा हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उनके मार्क्स कैलकुलेट करने चाहिए ताकि मैं उस सैंपल के एवरेज मार्क्स दे। ऐसे ही है ना? तो बेटा पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास सैंपल मीन होना चाहिए। अब ये फार्मूलाज आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ होगा, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। क्या ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है? कहा? प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ा हुआ है आपका चैप्टर नंबर 13, 14 इसी फार्मूले पे है, सारे का सारा इस एक फार्मूले पर चैप्टर एंड हो जाता है। अब क्या बात, ये बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आप लोगों ने कोई सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की थी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की तो स्टैंडर्ड एरर बेसिकली सिग्मा ही था। वो जब सैंपल साइज ही नहीं था तो हम लोग सिग्मा ही लिख देते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जब पहुंचे टेस्टिंग में, अब तो हम लोग कर रहे हैं ना एस्टिमेशन के अंदर सैंपलिंग, तो इस फार्मूले को सिर्फ ये देखें इस तरह बना दिया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता, फिर स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। सैंपलिंग जब यूज करते हैं तो फिर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एरर। क्या फार्मूला होता है? सिग्मा ओवर अंडर रूट n, तो वो अप्लाई होता है। उससे पहले पॉपुलेशन होती है, सैंपल होता ही नहीं है, तो सिर्फ सिग्मा अप्लाई होता है। ये बात क्लियर हो गई है? अब बेटा इसके अंदर ना मैंने ये वाली चीज फाइंड करनी है, इसको एस्टिमेट करना है। तो आप देखो इसको फाइंड करें, क्या इसको जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं? ये वाला डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए? क्या मैं इसको यूं लिख दूं, x माइनस म्यू इज इक्वल टू z सिग्मा ओवर अंडर रूट n? क्या ऐसा लिख लें? आपको पता है कि ये z प्लस माइनस दोनों होता है। डन। अब क्या करेंगे भाई, ये म्यू इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला सारा फैक्टर इस साइड पे चला जाएगा। तो अगर z पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो हम लोगों के पास क्या फार्मूला बन जाएगा? म्यू इज इक्वल टू, ये x की जगह पे क्या अप्लाई हो जाता है? x बार प्लस माइनस z सिग्मा बाय अंडर रूट ऑफ n। और यहां पर रिस्क लेवल का हाफ। क्यों हाफ? क्यों भाई? हमने कहा कि देखो वैल्यू कम होने का भी तो रिस्क है ना, लेफ्ट साइड पे भी रिस्क है, वैल्यू के ज्यादा होने का भी तो रिस्क है, तो राइट साइड पे भी रिस्क मौजूद है, और टोटल रिस्क 5% है, तो दोनों को इक्वली डिवाइड कर दो कि भाई 2.5% इधर, 2.5% इस साइड पे।
लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे। तो इस वजह से रिस्क लेवल का हाफ कर देते हैं और फार्मूला क्या बन जाता है, म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर। आपने यूं याद रखना है। क्लियर हो गया? देखो मैंने आपसे कहा कि भाई आपने पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सैंपल का मीन होना चाहिए आप लोगों के पास। और सैंपल मीन में से जितनी वैल्यू प्लस करोगे वही वैल्यू माइनस करो, इसीलिए मैंने प्लस माइनस लिखा इंटरवल के लिए। इसीलिए प्लस माइनस आया कि एक मरतबा प्लस के साथ एक मरतबा, और जो वैल्यू प्लस कर रहे हो वही वैल्यू माइनस करो, और ये वो वैल्यू है जो आप प्लस करोगे और माइनस करोगे। कोई इशू? अब इसमें आपको एक्स बार भी बता दिया जाता है, सिग्मा बता दिया जाता है, सैंपल साइज बता दिया जाता है, और साथ में कॉन्फिडेंस लेवल या रिस्क लेवल बता, और उससे जाकर हम लोग जी की वैल्यू को डिटरमिन कर लेते हैं। ओके, अब जी की वैल्यू, ये वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल है जो आप लोगों ने कल देखा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन, वहां से आपको पता चले और जस्ट वैल्यूज की पुट। कोई इशू? अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने सबसे पहली चीज जो एस्टिमेशन में देखनी है ना, गिवन डाटा, क्या आपने एस्टिमेट करना किस चीज को है, हमें पता चला पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना। फिर आपने गिवन डाटा में देखना है कि क्या मेरे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, क्या सिग्मा की वैल्यू मुझे मालूम है क्वेश्चन से। भाई अगर मालूम होगी तो जाके सिग्मा अप्लाई करूंगा ना। हाँ जी, अगर सिग्मा की वैल्यू मुझे गिवन होगी तो जाके मैंने सिग्मा अप्लाई करना है ना, तो मैं सिग्मा लगा दूंगा। इन केस अगर मुझे क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू ना मिले तो क्या मैं सिग्मा अप्लाई कर सकता हूं? तो मुझे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। अगर वो आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दे दे तो बेटा जाके सिर्फ सिग्मा की जगह पर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन करना और कुछ भी नहीं करना। मतलब ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि आपके घर में गेस्ट आए, उन्होंने आपके से चाय पीनी थी, आपके घर में चीनी खत्म थी, छोटा भाई भी घर पे नहीं था, क्या आपको चीनी ला के देता? आपने उनसे पूछा घर में चीनी नहीं है, क्या गुड़ डाल दें? आपको कहेंगे हाँ जी इट्स ओके, चाय बन जाएगी, वही एस्टिमेशन हो जाए। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो जो चीज है वो यूज कर लो, राइट? चाय पिलाओ, चाय से इनकार नहीं करना। ओके, अच्छा यही चीज, लेकिन ये उस टाइम पे करो जब सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो, तब ये जी टेस्ट अप्लाई होता रहता है। देखो फार्मूले में कोई चेंज नहीं आया सिवाय सिग्मा को एस करने के। मतलब अगर सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तब भी जी टेस्ट, और अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो सैंपल साइज देखूंगा, और सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है मतलब लार्ज सैंपल साइज है तो जी टेस्ट। लेकिन अगर सैंपल साइज कम निकल आया तो फिर टी टेस्ट। बस यही फर्क है कि भाई आपसे ये पूछा जा सकता है कि जरूरी नहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सारे करें, आपसे ये पूछ सकता है व्हेन अप्लाई टी टेस्ट, तो बेटा इसकी सिर्फ बच्चे ये लिख देते हैं व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे सिग्मा गिवन हुआ और सैंपल साइज चाहे 10 का हुआ, मैं तब भी जी टेस्ट ही अप्लाई करूंगा। तो उसे दोनों बातें बतानी पड़ती हैं, व्हेन सिग्मा इज अननोन and sample size is less than 30 then apply t test, otherwise z test। ओके, सिर्फ एक सिचुएशन है जहां पे टी टेस्ट अप्लाई करना है, क्या? when sigma is unknown and sample size is less than 30, तब टी टेस्ट अप्लाई करना है। तब टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ओपन कर लीजिएगा आप लोग और देखें फार्मूला। अब हमने ये तो पहले ही कह दिया कि भाई सिग्मा नहीं है इसलिए एस की जगह पे एस ही यूज होगा, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, जी की जगह पे टी टेस्ट आता है। ये बात क्लियर हो गई?
ये 3 फार्मूलाज हैं पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए और डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, डाटा कैसा है उसके मुताबिक चेंज कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें बेटा सिग्मा बाय 2 से मुराद तो रिस्क लेवल का हाफ है, क्योंकि ये दो तरफा रिस्क होता है ना। सिमेट्रिकल कर्व हम लोग इसमें बनाया करते हैं, ये देखें इस तरह से। तो आपको पता है यहां पर तो मीन की वैल्यू आ गई, ये वो है जो हमने कैलकुलेट किया सैंपल का। जब पॉपुलेशन में जाते हैं हम लोग कहते हैं यहां से लेकर भाई ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है सारा, लेकिन अगर इससे पहले आ गया तब भी मैं रिस्क पर हूं, इसके बाद चला गया तब भी तो मैं रिस्क पर हूं। और मैंने कहा भाई मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं, मैं 10% का मुझे रिस्क है, डर लगा हुआ है। वो 10% का जो डर है ना वो एक साइड पे नहीं है, वो 10% का डर 5% मैंने इधर रखा हुआ है और 5% मैंने इधर अल्फा बाय 2 इसीलिए लगाया जाता है। और ये सिर्फ अल्फा बाय 2 एस्टिमेशन में रखता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में नहीं आता। वो फिर देखना पड़ता है कि अल्फा बाय 2 है या अल्फा है। क्लियर? क्लियर है ये बात? साथ में आ रहा है n-1, इससे कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कि भाई अगर सैंपल साइज 10 का है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, सैंपल साइज 15 का है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 14, सैंपल साइज अगर 40 का है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, क्योंकि जी टेस्ट अप्लाई। ओके, कॉमन सेंस। क्योंकि उसके बाद चाहे मेरे पास भाई एस है या सिग्मा है, सैंपल साइज मेरे पास ग्रेटर है तो फिर जी टेस्ट अप्लाई हो चुका है, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम जी टेस्ट में होता ही नहीं है, ये सिर्फ टी टेस्ट में हमारे पास कोई इशू। अब यही चीज आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लिया। अब एक और फर्क आ जाता है जी और टी टेस्ट में। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर, स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा में। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में आपने डिवाइडेड बाय n करते थे। ओके बेटा, वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग फाइंड करते थे ना सैंपल का, वो अप्लाई होता रहता है जी टेस्ट के साथ। टी टेस्ट का अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कहता है कि भाई मैं मतलब इन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। दोनों के फार्मूला ये देखें, ये जी टेस्ट के साथ आपने अप्लाई करना है, जो आप लोग पहले आज तक पढ़ते रहे, जो आपके कैलकुलेटर में शिफ्ट 1, 4 और 3 की प्रेस करते हो और वैल्यू आती है, ये वो है। ये हमेशा जी टेस्ट के साथ जाएगा। लेकिन टी टेस्ट के लिए सिर्फ फर्क आता है n-1, ये चीज। इस फार्मूले से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो टी टेस्ट के साथ अप्लाई। ये बात क्लियर हो गई बच्चों को? अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपके कैलकुलेटर में जो 4th नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन, डाटा वैसे ही पुट करो सैंपल का, डाटा सेम पुट करें, शिफ्ट 1, 4, पहले 3 पुट करते थे, अब 4 अगर करोगे तो वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन वो सिर्फ अप्लाई होता है टी टेस्ट के साथ। क्लियर? क्लियर हो गई ये सारी बात? और उसके साथ ये बेटा ये दूसरा फार्मूला भी लिखा हुआ है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 8 में स्टैंडर्ड डेविएशन के मल्टीपल फार्मूलाज देखे थे, तो यहाँ पर इसका ये दूसरा फार्मूला भी मौजूद है। सिर्फ डिनोमिनेटर में फर्क है, डिवाइडेड बाय n करेंगे तो जी टेस्ट के साथ, और डिवाइडेड बाय n-1 करेंगे तो टी टेस्ट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? तो आपके कैलकुलेटर में जो 4th नंबर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इधर ही अप्लाई होता है, इसके अलावा ये पूरी स्टैटिस्टिक्स में कहीं नहीं अप्लाई होता। ओके हो गया? फिर आता है बेटा कि अगर हम लोगों ने एस्टिमेट करना है दो पॉपुलेशन के मीन्स के दरमियान डिफरेंस, दो पॉपुलेशन के मीन्स के दरमियान डिफरेंस, तो बेटा दो सैंपल्स भी होंगे, दो पॉपुलेशन है तो दो सैंपल्स भी होंगे, तो उन दो सैंपल्स के मीन के दरमियान भी तो डिफरेंस आएगा, तो आप लोग उसको लो। अब सिर्फ फर्क क्या है भाई, म्यू रिप्लेस हो रहा है μ1 माइनस, तो x बार रिप्लेस हो रहा है x⁻1 माइनस x⁻2 से, फिर वही प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 अगर सिग्मा गिवन है तो, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला चेंज, और ये जो स्टैंडर्ड एरर है ये यूज होता रहता है when estimating the difference between two population mean। अब इसका फार्मूला क्या बन जाता है, अंडर रूट ऑफ
सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब फर्स्ट पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका सैंपल साइज प्लस सेकंड पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस डिवाइडेड बाय उसका सैंपल साइज। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आप लोग देखें यार, बेसिकली ना ये इस तरह सिग्मा ओवर अंडर रूट एन लिखते थे। हाँ, अब अगर यहां पर हम लोग इस अंडर रूट को कंप्लीट लेकर जाएं तो मैं इसको सिग्मा स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पे ये एन हो जाएगा। अब अगर ये दो डिफरेंट पॉपुलेशंस के लिए हैं तो दोनों के लिए आपस में ये ऐड हो जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये आ जाएगा। फिर आगे फार्मूलाज बहुत इजी बन जाते हैं कि भाई अगर ये गिवन नहीं है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 तो वही सैंपल साइज देखो 30 से ग्रेटर है तो सिग्मा को रिप्लेस कर दो एस के साथ, सिग्मा को रिप्लेस कर दो एस के साथ, बाकी सारा फार्मूला सेम। और अगर सैंपल साइज 30 से कम है तो जी को रिप्लेस कर दो टी के साथ। ओके हो गया? फिर अगर आप लोगों ने एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मतलब हमसे पूछा जा सकता है भाई आपकी क्लास में गर्ल्स की प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज कितनी है, आपकी क्लास में गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है, बॉयज की परसेंट, तो ये प्रोपोर्शन है। उसके लिए बेटा सैंपल का भी प्रोपोर्शन होना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को डिनोट किया जाता है कैपिटल पी से, तो सैंपल के प्रोपोर्शन को स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। ये बात कंफर्म है कि प्रोपोर्शन में हमेशा जी टेस्ट अप्लाई होता है, इसमें कभी टी टेस्ट नहीं है। तो इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि सिग्मा है या नहीं है या सैंपल साइज हमारे पास क्या है, इस पे हमेशा जी टेस्ट अप्लाई होता है। तो हम लोग लिखते हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू सैंपल प्रोपोर्शन, मतलब म्यू रिप्लेस हो जाता है कैपिटल पी से, एक्स बार रिप्लेस हो जाता है प्लस माइनस वैसे ही जी टेस्ट अप्लाई होगा मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। अब इसका जो स्टैंडर्ड एरर आना है ना वो हमारे पास आता है सैंपल का प्रोपोर्शन मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। मतलब अगर सैंपल का प्रोपोर्शन उन्होंने आपको दे दिया 0.7 तो फिर क्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास, तो आप लोग लिख देंगे 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 और पी की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी जो आपने यहाँ पे लिखी होगी। इसको डिवाइडेड बाय करेंगे एन और होल अंडर। अब ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये यूज होता रहता है when estimating population proportion. The standard error is under root of PQ divided by N. Clear? Clear है ये बात? और अगर आ जाए the difference between two population proportion, तो भाई जहां पे P था वहां पे P1 minus P2, जहां पे स्मॉल p था वहां पे स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 प्लस माइनस जी, और फिर वैसे स्टैंडर्ड एरर होल अंडर रूट ऑफ p1 q1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस p2 q2 डिवाइडेड बाय n। ओके हो गया? एस्टिमेशन यहां पे खत्म। ये टोटल हम लोगों ने ना 4 चीजों की एस्टिमेशन की, ऐसे ही है। कौन कौन सी बता? पॉपुलेशन मीन, difference between two population, population proportion, difference between two population proportion, all clear? फिर आता है इसी चैप्टर में सैंपल साइज को डिटरमिन करना, कंफर्म क्वेश्चन होता है सैंपल साइज डिटरमिन करना। इससे पहले सैंपल साइज हमने बता रहा होता है, अब हमने सैंपल साइज डिटरमिन करके देना है तो हम उससे पूछेंगे भाई यूजेज क्या है सैंपल साइज का, तुम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने जा रही हो या पॉपुलेशन मीन को, किस चीज के लिए तुम्हें सैंपल चाहिए? क्लियर? क्लियर? अब देखिए यार, अगर सपोज मुझसे कहा जाए आपकी क्लास में जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनमें गर्ल्स का प्रोपोर्शन कितना है और सैंपल में मैं गर्ल्स लूं ही ना, क्या मैं उनका प्रोपोर्शन बता पाऊंगा जबकि गर्ल्स मौजूद थी? तो वही मुझसे पूछा जाएगा यार तुमने एवरेज बतानी है ये प्रोपोर्शन, मैं कहूँ ना प्रोपोर्शन, वो कहेंगे फिर अपना सैंपल गर्ल्स में से भी लो। हाँ, मैं कहूँ ना एवरेज, वो कहेंगे चलें कहीं से भी सैंपल ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज की वैल्यू। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर भाई कहता है एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन हो
तो n फाइंड करने का फार्मूला होता है, अब देखिए हैं सिर्फ फार्मूलाज के z अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय population standard deviation and divided by E, and E stands for error. Error, Euler नंबर नहीं, ये वो कैलकुलेटर वाला E नहीं है, इससे मुराद है हमारे पास एरर, और एरर से मुराद सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कितना डिफरेंस तुम बर्दाश्त कर सकते हो, कितनी मिस्टेक एक्सेप्टेबल है। तो बेटा क्वेश्चन में जब आ जाए ना विद इन 5, तो विद इन के साथ जो भी वैल्यू बताएगा ना वो एरर है, वो ई की वैल्यू बन जाएगी आपके पास, ठीक है। कहता है विद इन 5%, तो फिर ई की वैल्यू 0.05 बन जाएगी। कहता है विद इन 5 मिनट्स, तो ई की वैल्यू 5 बन जाएगी। गॉट इट। और अगर हम लोगों ने एस्टिमेट करना हो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को, तो फिर सी अल्फा बाय 2, अब सिग्मा नहीं आएगा, अब प्रोपोर्शन आ जाएंगे, अंडर रूट ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाय ई होल स्क्वायर, तो आपके पास सैंपल साइज। ऑल क्लियर। मैंने आप लोगों के साथ जो एग्जाम फोल्डर नोट शेयर किया, मैं आपने उनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं, तो इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के हैंडल हो जाए। साथ में फार्मूलाज देखते जाएंगे, एक मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो सारे फार्मूलाज का यूजेज आपको पता चल जाएगा। कोई इशू? जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अगर आप लोगों को एस्टिमेशन की ठीक से समझ आ चुकी हो ना, तो फिर आपके लिए ये जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर सकते हैं। एस्टिमेशन क्लियर है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में बेटा सबसे पहला काम होता है हाइपोथेसिस बनाना, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को डिनोट किया जाता है H0 से, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट किया जाता है HA से या फिर H1 से, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। H0 नल हाइपोथेसिस के लिए, HA A स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव, या फिर H1, दोनों में से किसी के साथ भी, दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। लेकिन बनाएंगे कैसे बेटा? क्वेश्चन में हिंट गिवन, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ग्रेटर देन, लेस देन, यूनिफॉर्म, अनइक्वल, इसके डिफरेंस, इस किस्म की सारी चीजें उन्होंने मुझे बताना होता है, मैंने हाइपोथेसिस कैसे बनानी है। लेकिन आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, इक्वलिटी का साइन नल हाइपोथेसिस के साथ, इक्वलिटी का साइन नल हाइपोथेसिस के साथ। तब आपसे जब ये कहा जाता है कि भाई क्वेश्चन के अंदर ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, कैन वी कंक्लूड दैट, इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आ जाए, कैन वी कंक्लूड दैट, और उसके बाद समझ लेना कि भाई टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करने लगे हैं, पॉपुलेशन मीन इज एट लीस्ट 50। अब मुझे बताओ एटलीस्ट का साइन कौन सा होता है? एटलीस्ट 50 से क्या मुराद है? 50 और उससे ज्यादा, मतलब 50 कुछ शामिल है ना। एटलीस्ट का साइन बेसिकली होता है ग्रेटर देन इक्वल। तो मुझे पता चल गया है कि नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ जाएगा, और उसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा? लेस देन। क्लियर? ये बात समझ आई आप लोगों को? आपसे कहता है पॉपुलेशन मीन इज डिफरेंट फ्रॉम सैंपल मीन। तो डिफरेंट किस तरह से भाई? अगर इक्वल हुए तो क्या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट कब होंगे? जब इक्वल ना हुए। इक्वल ना होना किसके साथ? ऑल्टरनेटिव के साथ। तो नल क्या बन जाएगा? इक्वल होना, इक्वलिटी इज इक्वल टू एंड इज नॉट इक्वल। ये बात क्लियर हो गई? अब आपसे कह सकता है पॉपुलेशन मीन इज एट मोस्ट 60। अब एट मोस्ट 60 से क्या मुराद है? मतलब 60 या उससे कम। एट मोस्ट 60 के लिए कौन सा साइन यूज होता है? लेस देन इक्वल टू। अब ये लेस देन इक्वल टू नल के साथ जाएगा, इसका उलट ग्रेटर देन वो ऑल्टरनेटिव के साथ आ जाएगा। अगर आपसे कहे पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 60, अब ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है? ग्रेटर देन का साइन
ग्रेटर देन, क्या इसके साथ इक्वलिटी है? क्या इसके साथ इक्वलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने कहा है ग्रेटर देन 60, तो इसके साथ भाई इक्वलिटी नहीं है। तो आपने वो ग्रेटर देन का साइन ऑल्टरनेटिव के साथ रखना है, और इसका उलट लेस देन इक्वल टू वो आपके पास नल हाइपोथेसिस का पार्ट बन जाएगा। आपसे कहता है पॉपुलेशन मीन इज लेस देन 40, अब लेस देन का साइन वो तो मेरे पास ये आएगा, तो ये मैं ऑल्टरनेटिव को दूंगा, और इसका उलट ग्रेटर देन इक्वल टू ये मैं नल हाइपोथेसिस को दे दूंगा, राइट। तो ये बात, और आपका सारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा होता है आपके हाइपोथेसिस। अगर हाइपोथेसिस ठीक बन गया है ना, आपका सारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है, और अगर हाइपोथेसिस गलत तो सारा डिसीजन ही गलत कर बैठोगे, तो फिर एरर कर लोगे डिसीजन करने। तो हमेशा याद रखना बेटा कि आपको क्वेश्चन के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, एट मोस्ट, एट लीस्ट, डिफरेंट, कोई भी बात कर सकता है, आपने उसकी बात को फॉलो करना है, लेकिन ये नहीं अपने माइंड में रखना कि वो हमेशा नल हाइपोथेसिस बताएगा, ऐसा नहीं है। आपने साइन देखा कि ग्रेटर देन है, तो फिर ये ऑल्टरनेटिव के साथ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू इसका उलट नल के साथ चला जाएगा। अगर एट मोस्ट है, एट मोस्ट है, तो इसका साइन होता है लेस देन इक्वल टू, ये नल के साथ जाएगा, और इसका उलट ग्रेटर देन ये ऑल्टरनेटिव के साथ चला जाएगा। क्लियर? क्लियर? अच्छा, इसके बाद बेटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखा जाता है। भाई हमारे पास रिस्क लेवल कितना है, उस रिस्क लेवल भाई जब इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, मतलब हमने जो बात कही है उसके रिजेक्ट होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, वो होता है हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल, हर क्वेश्चन में गिवन। इन केस कभी मिसिंग हो जाए तो आपने 5% कंसीडर करना है, नल हाइपोथेसिस अगर मिसिंग हो जाए तो आपने 5% कंसीडर करना है। फिर आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक से मुराद होता है कि हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, और वो फार्मूलाज अभी हम लोग देख लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती रहती है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में, डिसीजन मेकिंग में, रिजेक्शन रीजन को आइडेंटिफाई कर। किसको? रिजेक्शन रीजन को आइडेंटिफाई। सारा डिसीजन इसने करना होता है कि मैं आपकी बात पे यकीन करूं या आपको रिजेक्ट करूं, इन्होंने करना होता है सारा। अब हमने हमेशा याद रखिएगा कि रिजेक्शन रीजन डिपेंड कर रहा होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। इसका नल हाइपोथेसिस से कोई काम नहीं है भाई। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो गलत हो गया, मेरा रिजेक्शन रीजन गलत हो जाना है, और फिर मेरा क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हैं। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास 3 किस्म के हैं। बेसिकली हाइपोथेसिस ये 3 किस्म के होते हैं कि अगर नल हाइपोथेसिस इक्वल टू की फॉर्म में है तो फिर ऑल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में। नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है तो उसका ऑल्टरनेटिव लेस देन की फॉर्म में है। नल हाइपोथेसिस लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है तो उसका ऑल्टरनेटिव ग्रेटर देन की फॉर्म में मौजूद है। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 3 तरह के हैं। तो आपके पास रिजेक्शन रीजन भी 3 तरह के हैं। गॉट इट? इसमें से एक रिजेक्शन रीजन होता है टू टेल रिजेक्शन रीजन। टू टेल या टू साइडेड रिजेक्शन रीजन, मतलब भाई लेफ्ट हैंड साइड पर भी रिजेक्ट एंड राइट हैंड साइड। भाई मैं आपसे कहूं कि भाई पॉपुलेशन मीन 60 है, इट मींस अगर 59 आ गया तब भी मैं गलत, 61 आ गया तब भी मैं गलत, तो क्या मैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड से मैं रिस्क में नहीं हूं? तो टू टेल रिजेक्शन रीजन, भाई अब अगर 60 ना आया तब भी तुम गलत हो गए, और 60 से ज्यादा आ गया तुम तब भी गलत हो गए। तो इस वजह से अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में हो तो हमेशा टू टेल रिजेक्शन रीजन बनता है कुछ इस तरह से कि मिडल में एक्सेप्टेंस रीजन होता है, उसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड रिजेक्शन रीजन। तो देखो जब दोनों साइड पे रिजेक्शन रीजन है, रिस्क लेवल है,
तो बेटा यहाँ पे रिस्क लेवल का हाफ किया जाता है कि अगर वो 10% रिस्क आपको बताता है तो 5% चला जाता है, 5% बताता है तो 2.5 चला है। इसीलिए इसके साथ जी के साथ अल्फा बाय 2 लिखा जाता है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, बाकी ये थ्योरी आप लोगों ने पढ़ने नहीं, आपको समझ आ गई। फिर आता है वन साइडेड वन टेल टेस्ट। ये जो वन टेल टेस्ट है ये खुद दो तरह का है कि भाई कौन सी टेल, हमारे पास तो दो टेल्स मौजूद हैं, लेफ्ट टेल या राइट टेल। बेटा अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन की फॉर्म में है तो लेफ्ट हैंड साइड रिजेक्शन रीजन, और अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन के साइन के साथ है तो राइट हैंड साइड रिजेक्शन। क्लियर? अब आपका सारे का सारा रिस्क एक साइड पर है। अब अल्फा बाय 2 करने की जरूरत नहीं, अब अल्फा करोगे। आपने कहा पॉपुलेशन मीन इज एट लीस्ट 60, क्या मतलब 60 या उससे ज्यादा है। अब चाहे 70 आ जाए, 80 आ जाए, 90 आ जाए, 100 आ जाए, क्या आप रिजेक्ट होने वाले हो। लेकिन अगर 60 से कम आ जाए तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारी रिजेक्शन है। तो तुम्हें सारा डर इस बात का है कि यार कहीं कम ना आ जाए, ज्यादा आ जाने का क्या आपको डर है, तो फिर एक ही रिस्क है और सारा रिस्क आपने उसी साइड पे रखा हुआ है, तो जी अल्फा ले। इसी तरह जब आपने कहा ना एट मोस्ट 60, अब आपको ज्यादा हो जाने का डर है कि कहीं आज ये ज्यादा ना हो जाए, कम आ जाए तो भैया आप एक्सेप्टेड हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गॉट इट? ये बातें समझ आ गई आप लोगों को? गुड। उसके बाद बेटा आप लोगों ने स्टैटिस्टिक, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो फार्मूला अप्लाई किया उसमें वैल्यूज पुट करके उसकी वैल्यू को आप लोगों ने डिटरमिन कर लेना है, और उस वैल्यू को आपने फिर यहाँ पे आके चेक करना है। जिस रीजन में ये वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक की फॉल कर जाए आपका वही कंक्लूजन। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक जो फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आई जी की, वो अगर एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, और अगर रिजेक्शन रीजन में आ जाती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। और डिसीजन हमेशा नल हाइपोथेसिस का दें, ऑल्टरनेटिव के बारे में कुछ ना कहें। हालांकि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई पॉपुलेशन मीन आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और ये बात सच हो गई, तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि भाई इसका मतलब है कि पॉपुलेशन मीन 60 से कम नहीं है। क्या तभी मुझे ये ना बताओ, मतलब हाँ, दो एक मैच हो रहा था, दो टीम्स खेल रही हैं और हमने कहा कि भाई पाकिस्तान जीत गया। दूसरी यही इंफॉर्मेशन ये कि यार मतलब दूसरी टीम हार गई। उसने कहा मुझे ये ना बताओ, मुझे बताओ पाकिस्तान का जीता है या हार। क्लियर? हालांकि मीनिंग सेम है। अगर मैं आपसे कहूं ना कि यार दूसरी टीम हार गई, इट मींस दैट पाकिस्तान जीत गया। मैं कहूं दूसरी टीम जीत गई, इसका मतलब पाकिस्तान हार गया। कहता है यार छोड़ो दूसरी टीम को, मुझे बताओ पाकिस्तान का क्या। क्लियर? आपने यहाँ पर हर हाल में नल हाइपोथेसिस के बारे में बताना है, एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट। मतलब अगर मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि मैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा हूं, दूसरा ऑप्शन मौजूद हो और तीसरा ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी। आपने बोथ को नहीं टिक करना, आपने सिर्फ नल हाइपोथेसिस का बताना। क्लियर? क्लियर? शाबाश। अब आते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की तरफ। वो इजी का फार्मूला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ फर्क क्या आ गया है, सिग्मा की जगह पे स्टैंडर्ड एरर। सिग्मा मौजूद है तो ये फार्मूला अप्लाई कर दो, सिग्मा नहीं है, सैंपल साइज देखो, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो भी जी टेस्ट अप्लाई करो और सिग्मा को रिप्लेस कर दो एस के साथ। अगर लेस देन 30 है तो जी की जगह पे टी टेस्ट अप्लाई करो। ये फार्मूलाज है, राइट? इसी तरह से अगर आप लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करें अबाउट द पॉपुलेशन, अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, तो z इज इक्वल टू x की जगह पर x बार की जगह पर अब आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, ओके, और माइनस म्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, और डिवाइडेड बाय अब इनके स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला
sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2 and whole under root. क्लियर? अब अगर सिग्मा गिवन है तो यही अप्लाई कर लो, नहीं गिवन और सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है तो एस आ जाएगा इसकी जगह पे, और अगर सैंपल साइज कम है तो फिर टी टेस्ट अप्लाई हो जाता है, राइट? फिर अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात करें तो अब एक्स की जगह पे, एक्स जहाँ पे मतलब सैंपल को डाटा बताओ, मतलब सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय, अब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बेटा अगर मौजूद हो तो उसको प्रेफर किया जाता है स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने में, अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मौजूद हो तो उसको प्रेफर किया जाए। बेटा एस्टिमेशन जब कर रहे थे तो एस्टिमेशन हो ही पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की रही थी, क्या मेरे पास था, मेरे पास सैंपल प्रोपोर्शन था, मैंने उसको यूज कर लिया था, लेकिन टेस्टिंग में मेरे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मौजूद है तो मैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को प्रेफर करूं। देखो मैंने कैपिटल पी कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, स्मॉल पी स्मॉल क्यू नहीं लिखा हुआ, ओके? क्योंकि अब मेरे पास ये चीज मौजूद, पॉपुलेशन की चीज मौजूद है तो आपने वही यूज करना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, भाई घर में चीनी भी रखे है, गुड़ भी रखे है, कोई आपसे चाय डिमांड कर ले, क्या आपसे पूछेंगे गुड़ डाल के लाऊं? अंडरस्टूड है, चीनी डाल के ले आऊं। नहीं होगा तो पूछोगे भाई गुड़ चलेगा, ओके? तो भाई उस टाइम पे हमारे पास नहीं था, हमने पूछ लिया, अब हमें पता है हमारे पास मौजूद है तो फिर पॉपुलेशन को प्रेफर, क्लियर? और जब डिफरेंस की तरफ जाते हो तो सेम P1 माइनस P2 माइनस कैपिटल P1 माइनस कैपिटल डिवाइडेड बाय, वो उसके लिए आ जाएगा फार्मूला स्टैंडर्ड एरर का। ऑल क्लियर? अब बेटा इसमें आप एरर कर सकते हो कि भाई नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था आपने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करना था आपने एक्सेप्ट कर, एरर हो सकता है ना? ये एज इट इज याद रखना, आपका एमसीक्यूज होता है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। आपसे पूछ सकता है टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या? तो भाई रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, क्या मतलब? मुझे नल हाइपोथेसिस को ना एक्सेप्ट करना चाहिए था, मैंने रिजेक्ट कर दिया, एरर हो गया, ये टाइप 1 एरर है, इसे कहा जाता है टाइप 1 एरर। और एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज अनट्रू, भाई अनट्रू था तो मुझे बेसिक मेरा कंक्लूजन राइट करेक्ट कंक्लूजन मेरा क्या बनता था कि मैं उसको रिजेक्ट करता, और मैंने उसको, एरर हो गया, ये टाइप 2 एरर है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास आता है हमारा लास्ट चैप्टर, और वो है हमारे पास chi-square टेस्टिंग। chi-square टेस्ट, chi-square टेस्टिंग बेसिकली हमेशा एक पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये जो हमारे पास बाकी आती है ना वो सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल होती हैं, उनकी जो रेंज होती है ना वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाती है। आपने देखा होगा कि हम सिमेट्रिकल कर्व बनाते हैं उनके लिए एस्टिमेशन टेस्टिंग में, जी टेस्ट टी टेस्ट, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिमेट्रिकल टेस्ट है। लेकिन जब chi-square की बात करते हैं ना तो ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड होती है। उसकी शेप देखें, क्या ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड के लिए नहीं होती? जहां पर हमने कहा था कि राइट हैंड साइड की अगर टेल ग्रेटर हो तो उसको पॉजिटिवली सिक्योर्ड कहा जाता है। तो इसकी जो रेंज होती है बेटा ये 0 से इंफिनिटी होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं होती, इसकी रेंज 0 टू इंफिनिटी हुआ करती है। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा, chi-square टेस्ट बेटा दो किस्म के होते हैं हमारे पास। ये बेसिकली होता क्या है, डिटरमिन वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन observed frequencies of results and the expected frequencies of results। मतलब मैंने आपसे एक्सपेक्टेशंस की कि इस रिवीजन सेशन के बाद आपके मार्क्स 70% से ग्रेटर होंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपके मार्क्स 80% से ग्रेटर आ गए। एक्चुअल कब पता चला? जब टेस्ट दे दिया, डिफरेंस आ गया। इसके दरमियान हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू और हमारी एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये chi-square में बताना होता है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, chi-square हमेशा वन टेल डिस्ट्रीब्यूशन है,
भाई इसमें नहीं सोचने की जरूरत कि भाई वन टेल है, टू टेल है, वन टेल है तो राइट टेल है या लेफ्ट टेल है, इसकी तो टेल ही एक है राइट साइड, तो इसकी राइट साइड सारा रिजेक्शन रीजन होता है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है। इसमें सोचने की जरूरत नहीं होती। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ, सिर्फ नाम पता होने चाहिए। तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि भाई गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ एसोसिएशन बिलोंग्स टू Chi-Square टेस्ट। ओके, अगर देखें मैंने अंडरलाइन किया हुआ चीजों को, आप जाके एक मरतबा रीड करेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी कि अगर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन दोनों में कंपैरिजन होता है, लेकिन अगर कंपैरिजन है अमॉन्ग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद ऑब्जर्व्ड डाटा फ्रॉम अ सैंपल, तो यूज हो जाता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। और अगर हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स के दरमियान किसी किस्म का कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तो यूज हो जाता है टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। एट्रीब्यूट्स का कंपैरिजन, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। न्यूमेरिकल वैल्यूज, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इनका कंपैरिजन टेस्ट ऑफ गुडनेस। ओके ओके, ये बात एज इट। कैलकुलेशंस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है या टेस्ट ऑफ एस, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरेटिकली आपने बस ये चीज देखनी है। भाई इसके जो हाइपोथेसिस होते हैं ना, ये ना भी लिखेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। बेसिकली अभी हमने कहा कि भाई ये हमें बताता है कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू और हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू और हमारी एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस। अब देखें हमने क्या कहा था कि नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वलिटी के साथ आता है, इक्वलिटी के साथ है तो क्या कुछ डिफरेंस होगा, बस इसी तरह आपने याद रखना है कि इसका नल हाइपोथेसिस बनेगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा, there is significant difference between observed and expected frequency। क्लियर? देखो इक्वलिटी और is not equal to, इक्वलिटी होगी तो डिफरेंस नहीं होगा, तो इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाना है there is no significant difference between observed and expected frequency। और अगर इसके ऑल्टरनेटिव की बात करें तो there is significant difference। साथ में इसने बताना होता है बेटा एसोसिएशंस के बारे में, डिपेंडेंसी के बारे में, क्या एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई एट्रीब्यूट क्या एक दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे स्मोकिंग करना एक एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट है स्मोकिंग करना। हम कह दें कि भाई स्मोकिंग करने वाला वीक होता है, उसका वेट कम होता है, क्या इस चीज का आपस में कोई रिलेशनशिप है, ये चीज चेक करना। या हम लोग कह दें नमाज पढ़ने वाला नेक आदमी है, हमेशा सच बोलता है, क्या इसके दरमियान किसी किस्म की कोई डिपेंडेंसी, कोई एसोसिएशन पाई जाती है कि क्या वाकई है, क्या दाढ़ी रखने वाला हर शख्स हाजी है। ये एट्रीब्यूट्स हैं, हमने ये चीजें देखनी होती हैं कि क्या दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान किसी किस्म का कोई लिंक मौजूद है, ये देखना। ओके, अब इसके हम लोग हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, ऑल्टरनेट इसका नल, सबसे पहले बेटा जब भी हाइपोथेसिस लिखना सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखा जाता है, फिर ऑल्टरनेटिव, चाहे पहले ऑल्टरनेटिव का ही क्यों ना पहले पता चले, लेकिन लिख पहले नल है, बताना नल है, लिख पहले ऑल्टरनेटिव ही लो, क्यों ऊपर वाली लाइन में नल बताना है आप लोगों ने। अच्छा, क्या कि टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, या तो दोनों खुसूसियात इंडिपेंडेंट होंगी। भाई जरूरी नहीं नमाज पढ़ने वाला बाकी मामलात में भी अच्छा हो, और ये जरूरी नहीं है कि जो दुनिया में मतलब बाकी लोगों के साथ अच्छा है वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हो, ये चीज जरूरी नहीं है। ओके, बहुत से ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने देखा है जो 5 वक्त की नमाजें क्या
चाश्त और तहज्जुद और सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है कि लोगों के साथ उनका बिहेवियर कमाल है, लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते। राइट। अच्छा, इसी तरह से हम लोग कहेंगे टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, जिसका नल हाइपोथेसिस है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा? इसका उलट, टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट या आर डिपेंडेंट। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? मुझे एक बात बताओ, जब इंडिपेंडेंट हो तो क्या उनके दरमियान किसी किस्म की कोई एसोसिएशन होगी? और अगर यही चीज एसोसिएशन के बारे में हमने बतानी हो तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को क्या लिखेंगे? देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट है तो लाजिम बात एसोसिएशन है। गॉट इट? आई होप कि यह हाइपोथेसिस समझ आ गए होंगे कि इसकी हाइपोथेसिस इस तरह से होती है। अब देखें टेस्ट स्टैटिस्टिक, द वन एंड ओनली टेस्ट। कोई इसमें नहीं देखने की जरूरत सिग्मा है नहीं है, सैंपल साइज क्या है, कुछ नहीं देखने की जरूरत। हमने क्या कहा था? ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस। यही तो वही डिफरेंस देखो कि सिग्मा और एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज के डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसका फार्मूला O माइनस E होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E। ये आप लोगों ने अप्लाई किया और इस पर भी टी टेस्ट की तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई हो जाए। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से टेस्ट पर अप्लाई होता है, तो सिर्फ जी टेस्ट पे नहीं अप्लाई होता, टी टेस्ट और काई स्क्वायर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई हो जाता है। लेकिन टी टेस्ट में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, वो सिर्फ n-1 होता है, जबकि काई स्क्वायर के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो n-1 भी होता है। और अगर डाटा अगर अरे फॉर्म में रॉ फॉर्म में गिवन है तो n-1, लेकिन अगर डाटा टैबुलेशन के फॉर्म में है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल, अगर डाटा कॉन्टिजेंसी टेबल की फॉर्म में है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना होता है n-1 नहीं किया जाता, रो -1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये फार्मूलाज डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिखे हुए, आई होप कि ये क्लियर हो गए। इसमें भाई एक बड़े काम की चीज है और इसका एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है, इसे कहा जाता है येट्स कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। येट्स कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, ये इसकी बात करने जा रहा हूं। भाई काई स्क्वायर में अगर आपके पास कॉन्टिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 2x2 है, सिर्फ और सिर्फ यही, इसके अलावा कहीं भी नहीं अप्लाई होना। इवन के 3x3 होगा तो नहीं अप्लाई होता भाई, सिर्फ 2x2 है। तो ऐसी टेबल जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर आपने येट्स कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी होती है, उसके अलावा कहीं नहीं करनी होती। और इसका क्या मतलब होता है? If data is presented in 2x2 rows column contingency table, in this case there is an adjustment made during the calculation of chi-square value of the data. Any numerical value of O minus E, आपने observed minus expected value देखी भाई, उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए उसको 0.5 से रिड्यूस करना है, रिगार्डलेस ऑफ साइन, उसके अपने साइन को नहीं दे। क्योंकि अगर सपोज वहां आंसर आ जाता है -10 और आपने भी -0.5 कर दिया, फिर तो वैल्यू आपने इंक्रीज कर दिया, वो -10.5 हो जाएगा। अब -10 भी हो तो आपने उसको 10 लेना है। इस वजह से हम इसके साथ फार्मूले में मॉडुलस का साइन लगा देते हैं, और मॉडुलस का साइन ऑल नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बना देते हैं, और पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव ही रहती हैं। ये नहीं है कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, मतलब आपने जस्ट डिफरेंस देखना है, साइन नहीं देखना। तो मैं यूं कह सकता हूं कि हमेशा ये कैलकुलेट करते हुए ग्रेटर वैल्यू पहले रख लेना,
तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं। जो आंसर आ जाए स्क्वायर लेने से पहले उसको रिड्यूस करो 0.5 के साथ, उसके बाद उसका स्क्वायर लो और डिवाइड कर दो एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। क्लियर? इस 0.5 की ये जो एडजस्टमेंट की जाती है 2 into 2 कॉन्टिजेंसी टेबल में, उसे कहा जाता है येट्स कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। ये बात याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे अप्लाई होती रहती है, काई स्क्वायर टेस्टिंग में। क्लियर? क्लियर? चलें बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये क्यूएम का रिवीजन सेशन कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियां अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।